बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस क्लास के अंदर जो है वो हम इसका एक टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म कंबाइंड बॉडीज। ये फर्दर मैथमेटिक्स पेपर 3 का एक टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म कंबाइंड बॉडीज। अच्छा, लास्ट वाली क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके ट्रायंगुलर लेमिना से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे ना वो किए थे। आज वाली क्लास के अंदर ये मैं कर रहा हूँ, दो टू क्वेश्चन आएंगे। ये है, एक तो है ये सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर, उसमें से एक सिलेंडर दूसरा रिमूव किया गया स्मॉल। ये देख रहे हैं, ये एक लार्ज सिलेंडर है, इसमें से स्मॉल सिलेंडर रिमूव किया गया। जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट होगी ना उसका हमने जो यहाँ पे वो कहता है कि इसका फाइंड करें सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ये ए बी से कैलकुलेट करना है। ये आपको सिखाते हैं ये कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना ये आया है क्वेश्चन, ये नवंबर 24 वेरिएंट 3 का ये क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे ये है सॉलिड कोन, इसमें से सॉलिड हेमिस्फीयर रिमूव किया गया है और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसका वो कहता है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इट्स बेस कैलकुलेट करें। ये जून 25 में वेरिएंट 3-2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आया पेपर के अंदर जून 25 में वेरिएंट 3-2 के अंदर है। और ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है नवंबर 24 में वेरिएंट 3-3 का। ये है सॉलिड सिलेंडर का है, ये सॉलिड कौन है और इसमें से सॉलिड हेमिस्फीयर जो है उसमें से रिमूव किया गया है। तो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चन वन बाय वन। तो पहले मैं इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो इसको मैं इधर से हटा दूं, फिर हम यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको करने का जो है ना, इसके अंदर इसका प्रोसीजर है करने का। इसको करने का प्रोसीजर होता है, इसको करने का प्रोसीजर करने के लिए मैं इसको जरा यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ सिलेंडर को। तो यहाँ पे इसको जो है ना वगैरह टेबल से हम इसको देख सकते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया है इसका। तो ये देखें इसका प्रोसीजर ये है कि मैं पहले इसके अंदर एक इसका टेबल बनाऊंगा। टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे ये देखेंगे एक ये ये हो गया, इस तरह से ये एक लाइन लगाई, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी। उसके बाद यहाँ पे इसका वॉल्यूम। ट्रायंगुलर वाले में हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सामने एरिया कैलकुलेट हो रहा था, उसको फिर विड्थ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बन जाता है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैस में असल में चाहिए तो हमें मैस ना, लेकिन इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि मैस। तो मैस कैसे आएगा वो भी आपको बताएंगे। यहाँ से जाएगा इसका सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम ए बी। ये देखेंगे, ये फ्रॉम ए बी से इसका सेंटर ऑफ मास कह रहा है फ्रॉम ए बी, यहां से हमने कैलकुलेट करना है। पहले देखें वन बाय वन। पहले देखिए, पहले मैं लार्ज इसमें से ले लेता हूँ सिलेंडर। फर्स्ट बॉडी जो है, जैसे नंबर 1 लार्ज सॉलिड सिलेंडर। इसका जो है ना, इसका पहले वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा पाई। अच्छा, ये देखिए, ये जो बड़ा, ये जो लार्ज सिलेंडर, इसका ये रेडियस उसने दिया हुआ है पाई। पाई ओ सॉरी ए दिया हुआ है पाई ए स्क्वेयर। और इसकी हाइट जो है वो एच, ये इसकी हाइट दी हुई है, ये इसका रेडियस दिया हुआ है। अच्छा देखें, ये तो क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ना सिलेंडर, तो इसका जो है वो यहाँ से ए बी से इसका जो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी, वो 1/2 एच हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यूनिफॉर्म जो है ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा इस तरह से। अब देखें जो सेकंड वाला है वो भी है स्मॉल, उसमें से सॉलिड सिलेंडर, उसमें से जो रिमूव किया है उसका हम करते हैं स्मॉल सॉलिड सिलेंडर। उसका भी आ जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट, लेकिन उसका जो है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो रेडियस है ना वो 2/3 है। तो ये हो जाएगा रेडियस बेस में पाई आर स्क्वायर इंटू, और इसकी हाइट जो है ना वो है के एच, इसकी हाइट ये दी है इसने के एच। और इसका सेंटर ऑफ मास ए बी से, ये भी क्योंकि ये उससे वही है तो इसका भी 1/2, ये भी यूनिफॉर्म है, तो 1/2 के एच। इस तरह से ये इसका भी यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, इसका भी बिल्कुल सेम उसका मिडिल में होगा यहाँ पे। तो ये हमने इसका से इसको ये लिख दिया। अब वो देखिए, क्योंकि इसको अंदर से रिमूव किया है, इन वो मैं माइनस करूंगा इसको इसमें से। अब जैसे देखिए ना कि इसमें ऐसा है, यहाँ पे इसको कर देते हैं ना कंबाइन, जो हमें वो चाहिए रिमूव करने के बाद जो बाकी बच जाए कंबाइन। अच्छा देखें कि इसको इसमें से माइनस करें,
देखिए कि बात यह है कि हमें पता है फार्मूला एक होता है डेंसिटी का। फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस किसके इक्वल आ जाएगा? मैस आ जाएगा इक्वल टू, इसको जाके उससे मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब ये देखें, ये हमने वॉल्यूम फाइंड किया हुआ है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय कर देता हूँ डेंसिटी के साथ, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेंसिटी के साथ, तो मैस आ गया। इसको मैं जी से मल्टीप्लाई, असल में हमें फोर्स चाहिए ना, क्योंकि वो वॉल्यूम तो नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए फोर्स जो हमने देखे मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये देखें, इसी को फिर मैं जी से मल्टी, जैसे देखें ना ये सिलेंडर है, हमने इसका ए बी के अबाउट में बताता हूँ कैसे करें। ये देखें, ये तो पहले मैं इसमें से माइनस कर दूंगा ना, ये हमारे पास हो जाएगा पाई ए स्क्वेयर, पाई ए स्क्वेयर एच माइनस ये हो जाएगा 4/9 पाई ए स्क्वेयर के और एच। और ये जो है ना, इस तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये इसके साथ आके, ये भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये डेंसिटी भी इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा। और ये पूरी जो बॉडी जो बाकी बच गई उसका मैं सेंटर ऑफ मास पता नहीं, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स बार। अच्छा देखें कि अब करना इस तरह से है कि टेकिंग मूवमेंट, सारों का प्रोसीजर ये है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए बी, टेकिंग मूवमेंट अबाउट टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए बी के अबाउट मूवमेंट। अच्छा मूवमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा देखिए कि आप देख रहे होंगे कि जैसे कि इसका जो है ना वो वेट, वो इधर से भी इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जैसे ये हमें इसको जी से, ये इसका वॉल्यूम आ गया, इसका ये इसका इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया होगा, मैस हो गया। लेकिन अगर देखें कि मैं सिलेंडर को इस तरह पे कर लेता हूँ, जैसे ये पहले तो सिलेंडर ऐसे नजर आ रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ये हो गया ऐसे सिलेंडर, ये हो गया ऐसे। तो ये जो अगर जो लार्ज सिलेंडर है इसका जो ऐसे हमने वहां से वो लिया है 1/2 एच, तो 1/2 एच इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस पाई ए स्क्वेयर एज और डेंसिटी, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दें और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 1/2 एच के साथ, तो वो इसका आ जाएगा इस तरह से पूरी बॉडी का। इस तरह दूसरे स्मॉल वाले का भी करेंगे, जैसे स्मॉल इसके अंदर से, तो इसका और ए बी का और इसका जो है ना सेम फेस सेम है, तो स्मॉल वाला जो सिलेंडर इसके अंदर से रिमूव किया उसका भी इससे ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेट का। तो इस तरह ये इसलिए मूवमेंट हम ले रहे हैं। तो ये क्योंकि सारों में से ये डेंसिटी और जी ये कैंसिल हो जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे ये इसको मेंशन किया नहीं जा रहा, इसका लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसको जो है ना हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कैंसिल हो जाने हैं ये। तो अब ये देखिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट, तो ये इसका ऐसे ये होगा ना, इसका वेट वो इससे जाकर मल्टीप्लाई, इसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके जी से ये वेट बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और मुझे नजर आ रहा है पाई ए स्क्वेयर जो है ना एच कॉमन है, वो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, पाई ए स्क्वेयर और एच इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - 4/9 पाई ए स्क्वेयर एच कॉमन चला गया, और बाकी रह जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर्स मल्टी इसका इसके साथ भी वो डेंसिटी और वो जी आ रहा था, तो मैस तो वो उसको ऊपर वालों के साथ भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 पाई ए स्क्वेयर और एच स्क्वेयर। और ये क्योंकि इसमें से रिमूव करना जो हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 4/9, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसको टू जो है उसको कैंसिल कर देगा, ये रह जाएगा 2/9 पाई ए स्क्वेयर, ये के एच है और ये भी के एच है, तो ये हो जाएगा के स्क्वेयर और एच स्क्वेयर। बस अब आपने देखें कि ये तो हमने इसमें लिख ली, इसकी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर देखें कि ये पाई ए स्क्वेयर एच इसमें सारों में कॉमन है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसका साथ में अगर एलसीएम ले लूँ तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 - 4 के इंटू ये 7 x बार आ गया, और पाई ए स्क्वेयर ये सारों में से कैंसिल हो जाए, पाई ए स्क्वेयर एच, तो ये हमारे पास रह जाएगा जैसे 1/2 एच माइनस, इधर से हमारे पास रह जाएगा 2/9 पाई ए स्क्वेयर एच कैंसिल हो जाए, बाकी रह जाएगा के स्क्वेयर और एच, ये रहेगा। तो बस हम हमने वो कैलकुलेट करना है, तो इसलिए इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि चलिए, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका हो गया एलसीएम 18, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस वो एच में बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, जैसे हो जाएगा 4 के स्क्वेयर
एच इधर से भी और इधर से जो यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया एच, तो ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है 9 - 4k डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स बार। ये वाला 9 तो 18 इससे कैंसिल कर देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 9 - 4k² इंटू ये एच है डिवाइडेड बाय ये इसके नीचे आ जाए और ये साथ 2 है इधर 2 इंटू 9 - 4k। तो ये इसका जो है ना वो इस तरह से सेंटर ऑफ मास हमारे पास ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस अब आप देखें इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए, जब देखें ना ये इसको रिमूव करने के बाद जब आप यहां से इसको पकड़ के छोड़ेंगे तो ये सस्पेंड इसके आगे हो जाएगा नीचे, सस्पेंडेड फ्रॉम ए द एंगल बिटवीन ए बी एंड द वर्टिकल इज थीटा। यानी कि ये जो ये इस तरफ चला ये हो जाएगा ना, ये इसके दरमियान कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो हमने कैलकुलेट किया ना इसका सेंटर ऑफ मास, वो बिल्कुल जब ये इसको करेगा ना वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम के ऊपर जब रुकेगा तो वो बिल्कुल ए के नीचे इसके जिस पॉइंट के ऊपर सस्पेंड हो रहा है ना जिसके साथ वो बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके नीचे आ जाएगा। अच्छा अब हम देखेंगे इसको बी पार्ट को करने के लिए साथ उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ बताया भी हुआ है इसके एंगल के बारे में थीटा, और साथ उन्होंने दिया हुआ कि टेन थीटा 3/2। अब वो कहते हैं कि सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ए के साथ, और साथ उन्होंने हमें दे दिया कि टेन थीटा इक्वल टू 3/2, टेन थीटा इक्वल टू 3/2, और एज के बारे में बता दिया कि वो है 8/3 के बाद 8/3 8/3। तो फाइंड हमने करना है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे लिखा फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फाइंड करनी। अच्छा देखेंगे उसको जब सस्पेंड करेंगे इसके साथ, तो मैं इसको ना यहाँ पे दोबारा जरा पेस्ट करता हूँ, ये आ गया। तो देखेंगे असल में ये है कि इस तरह से ये हमारे पास हो जाए, इसको मैं थोड़ा सा सिम कर लेता हूँ। यहाँ से देखेंगे इस तरह से वो कह रहा है कि इसको ना ये जो बॉडी इसी ना जैसे ये ए बी है, इससे हमने इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जो भी जहां पे भी आ गया है, हमें नहीं पता जिधर भी ये जो आ गया ना यहाँ पे सपोज आ गया जिधर, तो जब इसको सस्पेंड करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट जो होता है ये बिल्कुल ए इसके परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ये वाली जो चीज है ना ये बिल्कुल यहाँ पे इसके ना परपेंडिकुलर इसके नीचे आ जाएगी यहाँ पे, और जैसे ये ए बी है वो आ जाएगा ऐसे यहाँ पे, ये आ गया, और ये वाला जिसको ये वाली जो है ये वाला यहाँ पे ऐसे आ जाए, ये ऐसे ही ये सिलेंडर जो है ना वो इस तरह से हो गया, जैसे ये ए बी था इस तरह से ये सिलेंडर इस तरह से हो गया, ये ए बी है ये इसका परपेंडिकुलर ये हमने इधर से ये फाइंड किया ना एक्स बार, ये है एक्स बार, और ये देखे ना ये वाला जब इसका मिडल वाले पॉइंट से इधर से आया ना ये वाला लेंथ है तो ये लेंथ भी है, वो कह रहे हैं कि ये जो ये है ना ये लेंथ वो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। देखिए ना उसने कहा है कि ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद दी वर्टिकल, यहाँ पे उसने ये दिया हुआ है कि दी एंगल बिटवीन ए बी एंड दी वर्टिकल इज थीटा। तो ये ए बी है, जैसे ये ए बी था ना ये ए बी ये इधर आ गया, ये ए बी आ गया, ये ए बी इस तरफ जैसे ये इस तरह से इधर नीचे आ जाएगा ए बी, तो ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा कि टेन थीटा इक्वल टू ये थीटा है ये यहाँ पे ये इसके साथ है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये क्या चीज है एक्स बार ओवर ये, क्योंकि ये देखे ना ये इसका मिड था ना ये जैसे ये इसका मिड पॉइंट था, तो वो हमारे पास ये हो जाएगा इसका ये वाला इसका ना मिड पॉइंट उसने इसका रेडियस ए दिया या टोटल डायमीटर 2 है तो ये ए वो है इसका, ये हमारे पास उसने ए दिया, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, बस ये देखना इसके अंदर ये आ गया ना ये कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ जो आपने हमने फाइंड कर लिया इसका सेंटर ऑफ मास वो बिल्कुल जब ये इक्विलिब्रियम के ऊपर खड़ा होगा ना, ये डायग्राम थोड़ी सी मतलब बन गई है इस तरह से, लेकिन ये है कि वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके नीचे आ जाए, ये कॉन्सेप्ट है बस। ये जो ना ये इसका जो हमने सेंटर ऑफ ये जो एक्स बार हमने कैलकुलेट किया ना बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ए बी के साथ आ रहा था ना, तो ए बी जैसे ये ए बी है वो इस तरह टर्न कर यहाँ पे आ जाएगा ए बी, तो ए बी के साथ ही हो गया एक्स बार। अब ये देखिए ये इधर से इसका डिस्टेंस ए है तो ये वाला डिस्टेंस भी जैसे ये वाला डिस्टेंस भी इसका ए होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया। तो बस अब ये देखिए कि उन्होंने टेन थीटा की हमें वैल्यू दी है 3/2, ये टेन थीटा की जगह पे मैं लगा देता हूँ 3/2 इक्वल टू
1/a मल्टीप्लाइड बाय, ये जो एक्स बार हमने कैलकुलेट किया है ना वो ये है, ये वो है 9 - 4 k², 9 - 4 k² डिवाइडेड बाय 2 × 9 - 4 के, इधर एच भी है ना, तो वो एच उसने ये दे दिया हमें, उसकी जगह में हम लिख देते हैं 8/3 a, बस ये आ गए। अब इसको जो है ना वो हम सिंप्लीफाई वगैरह कर लेते हैं। जैसे देखिए कि ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला ए इस वाले ए से कट गया, और इसी तरह से ये वाला 2 जो है ना वो इस वाले 2 से कट गया। ये जो 3 है ये जाके, अब ये इधर से तो नहीं कैंसिल हो रहा है, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये भी जाके उस साइड पे मल्टीप्लाई होएगा 9 - 4 के, इक्वल टू इधर से ये बच रहा है 8, तो 8 इंटू ब्रैकेट के अंदर 9 - 4 k², मतलब इसकी ब्रैकेट हो जाएगा 981 - 36 के इक्वल टू 72 - 32 k²। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए क्वाड्रेटिक की, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा 32 k² - 36 के, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 81 - 72 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको बाय बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप जो है ना वो उसके अंदर मोड लगाएं, तो के की वैल्यू के कोफिशिएंट, जैसे इसके अंदर आप कैलकुलेटर के अंदर मोड लगाएंगे, मोड लगाएं और इसके अंदर इसको 5 को प्रेस करें, फिर 3 को प्रेस करें और उसके कोफिशिएंट डाल दें 32 और फिर -36 और फिर डाल दें 9। तो इसके अंदर जो है ना इसके 2 आंसर आ गए हमारे पास, के इक्वल टू 4/, हमारे पास आ गया आंसर इसका 3/4, 3/4 आ गया, और एक आ गया 3/8। तो ये इसके आंसर का आ गया। सो देयरफॉर के इक्वल टू 3/4 एंड 3/8, ये इसके फाइनल आंसर था। इस तरह इसको करना था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये जून 25 में आया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, के की ये वैल्यूज आ गई। अब हमने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आ गया है, ये जून 25/3/2 में आया है। तो इसको जो है ना वो मैं इसको भी जो है ना वो नीचे, इसको अभी देखिए इसके अंदर जो है ना वो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। तो इस तरह ये यहाँ पे इसको मैंने ये लगा लिया। तो अब हमने इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। वो कहता है देखिए इसका हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे उसने किया हुआ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय रिमूविंग सॉलिड हेमिस्फीयर। एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय रिमूविंग सॉलिड, ये हेमिस्फीयर है, रेडियस 2r, इसका रेडियस 2r है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सॉलिड कोन ऑफ रेडियस, जो कोन है उसका रेडियस 3r है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, ये उसने tan, और वेयर tan थीटा इक्वल टू 1/2, ये उसने थीटा दिया हुआ, tan थीटा 1/2 दिया हुआ। अच्छा, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर कोइंसाइड, यानी कि दोनों की लाइन ऑफ सिमेट्री सेम है। द बेस ऑफ द कोन एंड द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इन द सेम प्लेन, सी डायग्राम उसने लिखा। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ये द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बेस, यहाँ से बेस से कैलकुलेट करना चाहिए। ये देखिए आगे सेम इसका भी वही प्रोसीजर है करने का, कि यहाँ पे टेबल बनाए, ये टेबल बना लेते हैं इधर से। तो लिखेंगे बॉडी, यहाँ पे इनका वॉल्यूम, असल में मैथ चाहिए ना, वो वॉल्यूम जो भी आएगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, वो ये हो जाएगा। उसके बाद ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस, ये बेस है इसकी ना, इस वाली ये वाली जो बेस है ना, यहाँ से इसका जो है ना हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ से कैलकुलेट करना। देखिए पहला जो फर्स्ट बॉडी जो वो है उसमें सॉलिड कौन,
सॉलिड कोन आ गया। अच्छा देखो कोन का जो वॉल्यूम है ना, उस कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वन थर्ड होता है। जैसे इसका कोन का हो जाएगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर। ये नीचे इसका जो हो जाएगा ना, ये पाई, इसका रेडियस है 3r, पाई आर स्क्वेयर इनटू हाइट। अब ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये नहीं हमें पता। तो इस हाइट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, उन्होंने ऊपर दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 1/2। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस के जो होगा 3r/h। 3r/h इक्वल टू 1/2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल टू, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6r। सो ये वाली जो इसकी हाइट है ना, वो आ गई है 6r। तो बेस एरिया 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट इसकी हो गई 6h। तो कोण का जो है ना सेंटर ऑफ मैस, अच्छा देखिए कौन का सेंटर ऑफ मैस जो है ना, ये उन्होंने फार्मूला शीट पे दिया हुआ है। वो इस तरह से आएगा, ये देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला शीट में जाके। फार्मूला शीट पे, ये फार्मूला शीट आ गई। हाँ ये देखिए, ये सेंटर ऑफ, ये फार्मूला शीट आपको पेपर के अंदर मिलेगी, ये फर्दर मैकेनिक्स में आ गए। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड कोन और पायरामिड इज 3/4 फ्रॉम द वर्टेक्स। 3/4 फ्रॉम, जैसे जो उसने दिया ना, जैसे सॉलिड कोन होगा ना इसका, ये वर्टेक्स है इसका, यहां से 3/4 ऑफ एच, तो नीचे से जो हो जाएगा 1/4। अब देखिए जो हम कर रहे हैं वो, अ, हम इसका कर रहे हैं ना इसका, ये आ गया। तो वो उन्होंने दिया हुआ है 3/4 फ्रॉम वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स है, यहां से 3/4 इधर नीचे, लेकिन हमने तो इधर से आना है, तो हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4 इसकी हाइट का, जो कि इसकी हाइट है 6h। देखिए ना उसमें दिया हुआ है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है 3/4 ऑफ हाइट इसका फ्रॉम वर्टेक्स है, वर्टेक्स है यहां से। तो हमने तो बेस से लेना है, तो बेस से फिर 1/4 ऑफ इसकी हाइट रह जाएगा ये बस। अब सेकंड जो बॉडी है वो है सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का जब आपने करना है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3। इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस जो है वो 2r है, पाई आर क्यूब। तो इसका ये ना हमारे पास इसका रेडियस आ गया है ये। तो इसका जो है, अच्छा सॉलिड का जो है ना, ये जो सफियर हेमी सफियर है, इसका भी जो है वो फार्मूला शीट से जाके देखना पड़ेगा। फार्मूला शीट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ये आ जाए फार्मूला शीट पे, ये हमने पहले इसका देखा है, तो यहाँ पे उसने देखिए ये दिया हुआ है हेमी सफियर। ये जो है ना हेमिस्फेरिकल शेल, जो शेल शेल का मतलब है जो अंदर से खाली होता है, उसका 1/2r। ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, उसका है 3/4 फ्रॉम सेंटर। तो 3/4 फ्रॉम सेंटर है। तो ये देखें 3/4 फ्रॉम सेंटर, यहां से सेंटर से, हम तो इधर से ही ले रहे हैं इसका 3/4, 3/4 फ्रॉम द सेंटर। 3/4 है या 3/8 है, सॉरी 3/8, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/8 फ्रॉम द सेंटर। तो ये देखना 3/8 फ्रॉम द सेंटर, तो इसका रेडियस है, यहाँ सेंटर से लेना, इसका रेडियस 2r है, ये भी 2r है, इधर से हमने, ये हो जाएगा 2r, ये 2 इसको कैंसिल कर दे तो 3/4r रह जाएगा। इस तरह से हो गया इसका, ये आ गया इसलिए थोड़ा मैं काम ये कर लेते हैं। इसका स्पेल यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
ये आ गया बस। अच्छा, इन दोनों का जब कंबाइन का मतलब है जो भी बॉडी बाकी रह जाएगी, तो ये हो गया माइनस। अब ये उसमें से माइनस होगा, जब ये इसमें से माइनस होगा ना, देखेंगे ये इसका आ जाएगा, इधर से हमारे पास आ जाएगा 9, 3 to the 6 हो जाएगा 18 पाई आर स्क्वेयर। और ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर 6। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये जो है ना इसका आ गया हमारे पास, ये इसको जब ये 3 to the करेंगे ना, 3 to the, तो ये हो जाएगा 9 to the 18 फाइव, ये आर स्क्वायर और ये वाला आर मिलकर यहाँ से हो जाएगा फाइव आर क्यूब। इसमें से ये माइनस करना है कि 2 का क्यूब जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 16/3 फाइव आर क्यूब। और ये जो इसका वो सेंटर ऑफ मैस है इस पूरी बॉडी का, जो रिमेनिंग बॉडी जो बाकी रहेगी पीछे, वो हमने कैलकुलेट करना है, उसको एक्स बार कर लेते हैं। हम इससे देखें सेम इसी तरह से इसके अंदर भी टेकिंग मूवमेंट अबाउट द बेस, टेकिंग मूवमेंट अबाउट बेस, यानी उस लाइन के अबाउट है ना। सेम उसी तरह से ये भी, जैसे ये तो वॉल्यूम है ना, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, मैस हो गया, जी से मल्टीप्लाई करें। जैसे ये कि कौन बन जाती है, ये इस तरह से करके अगर सपोज ये कौन बन जाती है, इस तरह से अगर हम इसको बना लें कौन, तो इस तरह ये कौन बन जाती है, तो कौन का जो है ना वो इस तरह वेट उसका डाउनवर्ड इस तरह से एक्ट करेगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हमारे पास हो जाएगा। इसमें से जो है ना वो बाद में पाई आर क्यूब जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 18 - 16/3 इंटू एक्स बार आ गया। इस तरह से अब ऊपर वाली जैसे वो उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जैसे ये जो है ना इधर से आ जाएगा ये, इनको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हो जाएगा 3/2, तो ये बाय 3/2, तो 3 to the 6 वो इससे कैंसिल हो जाए। सो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा टोटल 27 पाई, ये आर क्यूब और ये वाला आर मिलके R4 हो जाएगा माइनस। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से आएंगे ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा 8, वो ये वाला इसको कैंसिल करें, बाकी रह जाएगा 4 पाई आर, और ये वाला क्यूब और ये वाला मिलके हो जाएगा 4 आर। ये इस तरह से इसकी पावर भी 4 होगी। अच्छा जी, अब देखिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पाई आर क्यूब इसमें भी है, इन सारों से कैंसिल कर देते हैं। 18 ये करेंगे ना, 18 - 16/3 हो जाएगा 18 - 16/3। ये मैंने कैलकुलेट नहीं पहले किया था, ये आ जाएगा 38/3। ये आ जाएगा 38/3 एक्स बार इक्वल टू 27 में से ये वाला 4 निकाल दें, बाकी रह जाएगा ये 23 पाई आर क्यूब, इन सारों में से कैंसिल कर दें, बाकी रह जाएगा ये आर। सो एक्स बार इक्वल टू ये 23 से जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये 3 3 9 और 3 ये हो जाएगा 69, और ये 38 इसके नीचे आ जाए 38 आर। तो ये इसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होगी। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो है वो ये देखिए इसका जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि the object is placed such that its circular base makes contact with the rough plane which is inclined to the horizontal at an angle of alpha. The object is on the point of toppling. The plane is sufficiently rough to prevent sliding. To find the value of alpha. अच्छा देखिए वो इसमें ये है कि यहाँ पे प्लेन है ऐसे, देखेंगे ये इंक्लाइंड प्लेन, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है अल्फा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसके ऊपर रखा है उसने ऐसे, ये तो ये देखेंगे ये जैसे जो है ना वो इसकी बेस जो है ना इसके साथ इन कांटेक्ट ऐसे ही होगी। यहाँ से जैसे ये इसका जो हमने सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसका जहाँ से इसका सेंटर ऑफ मैस। अब सेंटर ऑफ मैस जो है ना वो कहते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब है कि अगर इसका जो वेट है ना वो
डाउनवर्ड इधर से नीचे जो है ना वो इसमें से गुजर के जाए तो फिर ये टॉपलिंग वेट होगा ऐसे। क्योंकि अगर ये कहीं इधर करके हुआ तो वेट ये अगर ये वेट बाहर से गिरेगा तो ये इस तरफ ये ऑब्जेक्ट इस तरफ गिर जाएगा। अगर ये यहाँ पे होगा तो वो इस तरफ करेगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन टॉपलिंग पे होने के लिए ना इसका जो वेट है ना वो बिल्कुल इस वाले जो बिल्कुल आखिरी वाला जो पॉइंट है ना इसका जिसके साथ इन कॉन्टेक्ट है जिस प्लेन वो उसमें से गुजरना चाहिए। अच्छा देखेंगे हमें पता है कि जो वेट का कंपोनेंट होता है वो जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है वेट का कंपोनेंट भी वही एंगल बनाती है। ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये सामने वाला ये हमने अभी इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया है ये एक्स बार है और ये जो कोन है इसका रेडियस जो है वो हमें पता है वो उधर उन्होंने दिया हुआ है 3r। हाँ इसका रेडियस जो है वो पूरी कोन का जो है वो है 3r। सो ये हमारे पास हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर 3r ओवर ये बेस। ये देखना ये वेट का कंपोनेंट ये दूसरे मैथ में भी आप पढ़ते हैं जैसे मैकेनिक्स से M1 के अंदर। तो वो वेट जो है ना वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो वही जो प्लेन जिस अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसका कंपोनेंट वही एंगल बनाता है। जैसे ये वेट है ना ये डाउनवर्ड जा रहा है इसका एंगल एक ही और ये वाला एंगल वाला सामने वाला हो जाएगा साइन डब्ल्यू साइन अल्फा और ये वाला इसके साथ जो बना रहा है डब्ल्यू कॉस अल्फा वही एंगल होता है जो प्लेन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है वेट का कंपोनेंट भी वही एंगल होता है। तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है तो टेन अल्फा इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस ये आ गया। अब टेन अल्फा जो है ना वो इधर उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में टेन अल्फा की वैल्यू नहीं सॉरी अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है अब ये सारा हम इसके अंदर लगा देते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फा इक्वल टू 3r मल्टीप्लाइड बाई ये एक्स है ना तो ये इस तरह से क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इस तरह से ये इस तरह से करके लगेगा ये हो जाएगा 38 ओवर 69 और ये आर ये वाला आर इससे कट जाएगा। तो टेन अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 38 ओवर ये 3 to the 6 3 3 9 ये आ गया इस तरह से। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ 38 ओवर 23 और अल्फा इक्वल टू इसको कैलकुलेटर के अंदर इनवर्स टेन ये मैंने इसको निकाला टेन इनवर्स ऑफ 38 ओवर 23 आ जाएगा 58 ओवर 8। ये इसका आंसर आ गया। तो ये यहाँ पे ये हमारी क्लास ये 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक सॉलिड कौन का था उसमें से सॉलिड हेमिस्फीयर को जो है रिमूव करके जो बाकी ऑब्जेक्ट बचा उसके बारे में ये क्वेश्चन था। पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना था फिर उसको रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कहीं रखा था तो वो कह रहा था वो फिर टॉपलिंग करने के लिए प्लेन का किस एंगल के ऊपर रखनी चाहिए वो ये था। और यहाँ से था कि ये सॉलिड सिलेंडर था उसमें से एक सॉलिड सिलेंडर इसको अंदर रिमूव किया है। तो इस तरह से ये ना ये 2 उसका फिर हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया। तो ये यहाँ से हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो गई।